अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और ढेरों ढेर बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटों, बच्चों, बेटियों, बेटों, बहनों, माओ, भाइयों, जनाब, क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 के साथ सर अफजल आपके हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम सेलुलर स्ट्रक्चर या सेल स्ट्रक्चर है। ठीक बच्चों, तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम ये छोटा सा लेक्चर है बेटा। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना मैं चाह रहा हूँ कि एक ख़ास तरतीब आपकी फॉलो होती रहे, ना आप पर बोझ पड़े। और एक ही लेक्चर में अगर मैं 3-4 चीज़ें बेटा घुसा दूंगा वो फिर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम 2 चीज़ें सीखेंगे, दैट इज़ साइटोप्लाज्म और नंबर 2 साइटोस्केलेटन। तो आज हमने ये 2 चीज़ें कवर करनी हैं। कहने को इंतहाई छोटी सी हैं लेकिन जो बच्चों को ये मुश्किल लगता है क्योंकि एकदम एक पैराग्राफ वाली अरेंजमेंट में चीज़ें मौजूद हैं। क्लियर है बेटा? साइटोप्लाज्म क्या? साइटोप्लाज्म क्या? साइटोप्लाज्म नंबर 1 सेमी विस्कस है। सेमी विस्कस से मुराद हल्का गाढ़ा, हल्का गाढ़ा है। ठीक है बेटा, हल्का सा थिक, हल्का सा थिक, दैट इज हल्का गाढ़ा है। क्लियर हो गया? नंबर 2 सेमी ट्रांसपेरेंट है। अच्छा भाई, हल्का गाढ़ा कस्टर्ड की तरह मेरा बच्चा, सेमी ट्रांसपेरेंट। हे मेरा चश्मा, मेरा चश्मा ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि आर पार सब दिखता है, सब दिखता है। लेकिन मेरा बेटा जो वॉशरूम के शीशे होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट से मुराद कि पता तो लगता है अंदर कोई है लेकिन दिखता कुछ नहीं। इसको ट्रांसल्यूसेंट भी कहते हैं। तो जी हाँ, साइटोप्लाज्म सेमी ट्रांसपेरेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। तो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट है, ये जो हल्का हल्का सुरूर नहीं, ये जो हल्का हल्का गाढ़ा है, ये क्या है बेटा? ये साइटोप्लाज्म है। क्या है मेरे बच्चों? साइटोप्लाज्म है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं कि ये कहां पाया जाता है, तो सबसे बाहर बेटा सेल वॉल, जनरलाइज सेल में, उसके बाद उस सेल वॉल से अंदर की जानिब आई सेल मेम्ब्रेन, और फिर सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस। मेरे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, ये पूरा दरमियान में क्या पाया जाता है जी? पूरे का पूरा दरमियान में साइटोप्लाज्म है। क्या है मेरे बच्चों? साइटोप्लाज्म है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म? इट इज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रही जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियस का जो लिफाफा है, न्यूक्लियस का जो फलाफा, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान अगर कोई है तो वो कौन है? वो है साइटोप्लाज्म। क्या है मेरा बच्चा? साइटोप्लाज्म। पुत्र, वेरी 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 important short question. What is the chemical composition of cytoplasm? तो साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन में है नंबर 1 वाटर, पानी, नंबर 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले, ऑर्गेनिक से मुराद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। भाई मुझे माफ कर देना, मैं कार्बोहाइड्रेट्स को हमेशा इसी तरह लिखता हूं कि कार्बन के साथ वाटर अटैच है, हाइड्रेटेड कार्बन्स, गीली कार्बन्स, पानी वाली कार्बन्स। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। किसमें? उसके केमिकल कंपोजिशन में पानी है, पानी। उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आती हैं। और तो और साइटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। तो इनऑर्गेनिक समझ गए होगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है। तवज्जो है बेटा। अब ये दोनों चीजें, ये ऑर्गेनिक या फिर क्या इनऑर्गेनिक, ये दोनों चीजें या तो इस पानी में कंप्लीटली या पार्शियली डिसॉल्व्ड है, या तो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व्ड है या फिर पार्शियली डिसॉल्व्ड है, मतलब थोड़ी सी डिसॉल्व्ड है और थोड़ी सी अनडिसॉल्व्ड है। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? क्या फंक्शन है साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो जी हां, इस साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं ऑर्गेनेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपरेटस वगैरह वगैरह जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे मौजूद हैं किस में? साइटोप्लाज्म में। वो सारे मेरे बच्चों किस में मौजूद हैं? साइटोप्लाज्म में। तो पता लगा कि तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं साइटोप्लाज्म में। किस में मेरे बच्चे? साइटोप्लाज्म में। इजी मेरा बच्चा। साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। तो जी हां, साइटोप्लाज्म ना सिर्फ अपने अंदर ऑर्गेनेल्स को रहने की जगह देता है, बल्कि साइटोप्लाज्म में बेशुमार केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। साइटोप्लाज्म में बेशुमार केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं बेटा। तो जी हां, इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनेल्स, प्लस इट इज साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल क्या मेरा बच्चा? ग्लाइकोलिसिस। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? तो मेरे बच्चों ने बताना है कि ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। बच्चों रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए पहला स्टेप है ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ले जाना। और इधर देखो मैंने लिखा है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। तो जी हां, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज करने का नाम क्या है बेटा? ग्लाइकोलिसिस। और ये अमल होता है साइटोप्लाज्म में। किसमें मेरे बच्चे? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म जनाब खत्म हुआ, तो जरा हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। साइटोप्लाज्म सेमी विस्कस है, साइटोप्लाज्म सेमी ट्रांसपेरेंट है, साइटोप्लाज्म की लोकेशन बतानी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान, साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन बतानी है, वाटर है जी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ कंप्लीटली डिसॉल्व हैं, कुछ पार्शियली डिसॉल्व हैं, और आखिरी पॉइंट इसका फंक्शन क्या है? तो ये सेल ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए स्पेस देता है। और नंबर 2 साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस है, एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है इनटू पायरुविक एसिड, दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया, एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। और अब आया जनाब आली हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है साइटोस्केलेटन। क्या मेरा बच्चा? साइटोस्केलेटन। बच्चों एक सेल के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं बेटा, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं।
ये ट्यूब्यूल्स जिस तरह हमारी बॉडी में हड्डियां काम कर रही हैं, इसी तरह इनकी बॉडी में सेल के अंदर ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, ये छोटी छोटी फिलामेंट्स, ये उसको सपोर्ट देती हैं। जिस तरह हमारी हड्डियां हमें सपोर्ट देती हैं, तो सेल की माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स पूरे सेल को सपोर्ट देती हैं। तो जिस तरह हमारी हड्डियों का निज़ाम स्केलेटन है, इसी तरह हमारे जो सेल्स हैं उनकी इन चीज़ों के माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के इस निज़ाम को साइटोस्केलेटन कहते हैं। जहां वर्ड साइटो आ जाए वो सेल है। अब सेल के अंदर सपोर्टिंग सिस्टम जो है तो उसको क्या बोलोगे? साइटोस्केलेटन। तो हमने इसका लफ्जी मतलब सीख लिया। तो मेरे बच्चों, अगर कोई कहे डिफाइन साइटोस्केलेटन, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट, डिफाइन साइटोस्केलेटन, तो मेरे बच्चों ने क्या देना है? नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। Network of microfilaments and microtubules is called cytoskeleton. What is cytoskeleton? Network of microfilaments and microtubules is called what? Cytoskeleton. Easy बच्चा। तो microtubules क्या है रे बाबा? Very important MCQ. Microtubules are made up of which proteins? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। नॉइस। तो बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। फंक्शन, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है रे बाबा? यूज्ड बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप। सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के इस्तेमाल से सेल अपनी शेप को बरकरार रखता है। अगर सेल की शेप है, कोई सेल ओवल शेप्ड है, सेल इलोंगेटेड है, सेल सिलेंड्रिकल है, या जो भी है, सेल की जो भी शेप है, सेल की शेप मैंने शेप लिखा हुआ है, सेल की शेप इज ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो पता लगा कि यूज्ड बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप्स। और अगर मैं इसका एक्टिव वॉइस है तो पैसिव बना लूं, तो शेप ऑफ सेल इज ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। द शेप ऑफ सेल इज ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर सेल की कोई शेप है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से है। और आपको पता है बेटा, सेल्स के ऊपर, यहां पर सेल के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? सिलिया। और बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल के इर्द गिर्द एक बड़ा सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। एक हंटर की तरह का, चाबुक की तरह का एक विप लाइक स्ट्रक्चर होगा। उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजेला। तो आपको पता है बेटा, सिलिया और फ्लैजेला, इन दोनों का मेजर कंपोनेंट कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सिलिया और फ्लैजेला बनाने में भी मदद देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या बनाते हैं मेरा बच्चा? सिलिया और फ्लैजेला। इजी जी। तो शेप ऑफ सेल इज ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड नंबर 2, माइक्रोट्यूब्यूल्स is are the major components of cilia and flagella. Are the major components of the cilia and flagella. अगला आया माइक्रोफिलामेंट्स। क्या मेरे बच्चों? माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स थिन है, ज्यादा स्लेंडर है, ज्यादा पतली है, ज्यादा बारीक है माइक्रोट्यूब्यूल्स के मुकाबले में। माइक्रोट्यूब्यूल्स के मुकाबले में माइक्रोफिलामेंट्स आर मोर थिनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। एनी प्रॉब्लम हो? तो माइक्रोफिलामेंट्स आर ज्यादा थिन, स्लेंडर है, स्लेंडर का मतलब थिन। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स वर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, पुत्र माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ actin proteins। तो microfilaments are made up of actin proteins। अच्छा, अब सुनो, माइक्रोट्यूब्यूल्स शेप होल्ड करने में मदद देते हैं,
ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल्स शेप को बरकरार रखने में मदद देते हैं, होल्ड करने में, जबकि माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प्स सेल्स टू चेंज देयर शेप। माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं सेल्स को कि वो अपनी शेप चेंज कर लें। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो अगर मेरे बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, तो मेरे 9th वाले प्यारे प्यारे बच्चे ये लिखेंगे कि जनाब माइक्रोफिलामेंट्स आर यूज्ड टू चेंज द शेप, दे आर मोर स्लेंडर, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स। जबकि यहां पर आपने कहना है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर यूज्ड टू होल्ड द शेप, made up of tubulin proteins and basic component of cilia and flagella। इसके साथ ही लेक्चर नंबर 3 हमारा छोटू सा था वो फिनिश हुआ। लेक्चर नंबर 4 में हम न्यूक्लियस डिस्कस करने वाले हैं और राइबोसोम्स। ठीक है, कौन क्या क्या क्या, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। तो देखना ना भूलिएगा लेक्चर नंबर 4। खुदा हाफिज।